शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि ओम बिरला जाएंगे। जहां एक तरफ संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के कारण एंट्री नहीं हो पा रही है, ओम बिरला साहब जा नहीं पा रहे हैं, वो अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। और दूसरी तरफ विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव दिया था, उस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग वो भी तय हो गई है। वोटिंग तय हो गई है, दिन तय कर दिया गया है, मुकर्रर हो गया है और वोटिंग के हिसाब से तय होगा कि ओम बिरला कुर्सी पर बने रहेंगे या उनकी छुट्टी हो जाएगी। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उस अविश्वास प्रस्ताव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इस बीच में भारत सरकार की तरफ से ओम बिरला को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भेजा जा रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार के पास में कोई और बड़ा नेता या नरेंद्र मोदी खुद या फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर विदेश मंत्री, कोई भी बड़ा कद्दावर नेता नहीं था जो शपथ ग्रहण समारोह में जा सकता था। और ओम बिरला साहब को क्यों भेजा जा रहा है? क्या ये वोटिंग से पहले एक प्रेशर पॉलिटिक्स है विपक्ष के ऊपर? क्या ये वोटिंग से पहले ओम बिरला के आप ये कहिए कि उनके मोरल बूस्टर के लिए उनको वहां पर भेजा जा रहा है? कल कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, उन तस्वीरों पर भी हमने बात की थी। जगदीप धनखड़, वो उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था। वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं आजकल। कांग्रेस के खेमे में उनकी हंसी ठिठोली दिखाई दे रही है। ओम बिरला को लेकर के आखिरकार चल क्या रहा है? और वोटिंग के हिसाब से अगर बात करें तो वोटिंग के हिसाब से ओम बिरला की कुर्सी ठहरती है या जा रही है? और बांग्लादेश के अंदर अभी जो चुनाव हुए, 12 फरवरी को चुनाव के नतीजे सामने आए और उस चुनाव के नतीजों पर भी बात करेंगे कि भारत के लिए तारिक रहमान वो कितने सही हैं या पाकिस्तान के लिए उनका क्या अप्रोच है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जरा अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। बांग्लादेश रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी नहीं बल्कि ओम बिरला साहब जा रहे हैं। अब इसके मायने क्या है? जो नोता भेजा गया था 17 फरवरी को, पूर्व अगले जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और तकरीबन 20 साल के बाद में, किसी महिला प्रधानमंत्री के बाद में बांग्लादेश को पहला ये पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। इससे पहले शेख हसीना और खालिदा जिया वो प्रधानमंत्री रही वहां पर। शेख हसीना के साथ में भारत के बहुत अच्छे रिश्ते थे। शेख हसीना मौजूदा वक्त में भारत में है और ये चुनाव इसलिए हो रहे थे क्योंकि 2024 में जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बिगड़े और उसके बाद में वहां पर बांग्लादेश छोड़ करके शेख हसीना को निकलना पड़ा, इसके बाद चुनाव हुए और चुनाव में तारिक रहमान को बम्पर तरीके से जीत मिली। और तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आमंत्रण जो है वो भेजा गया था कि आप आइए साहब, उनको बुलाया गया था। 13 देशों को और आमंत्रण जो है भेजा गया था। इसमें सऊदी अरब है, तुर्की है, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, वो भी इसमें शामिल है। चीन भी है इसमें, पाकिस्तान भी है। 13 देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा गया था शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता आया है, इसमें भी कहीं ना कहीं आप विदेश नीति को पढ़ सकते हैं। इस पर हम आगे बहुत विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ओम बिरला साहब को भेजा जा रहा है। अब ओम बिरला साहब को जब भेजा जा रहा है तो सवाल यह है कि जब इस तरीके से कोई बगल के अंदर यानी पड़ोसी मुल्क में अगर कोई नेता या किसी पार्टी ने इतना प्रचंड बहुमत हासिल किया है तो उसके बाद में जाहिर सी बात है कि भारत की तरफ से भी एक बड़ा हाथ जो है बढ़ाना चाहिए था। और जब ऐसे में जब हम पूरी दुनिया में एक तरीके से आप ये कहिए कि ट्रंप हमारा कोई सगा नहीं है, यानी कब ट्रंप जो है वो मोदी जी को महान बता दे और कब ट्रंप जो है मोदी जी को क्या कह दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। चीन के साथ में भी हमारे एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जरूरत के रिश्ते हैं। कोई बहुत मित्रता या वैसा कुछ है नहीं कि हिंदी चीनी भाई भाई और हम अमेरिका से टक्कर ले लेंगे इस सहारे, वो भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ में वैसे ही 36 का आंकड़ा चल रहा है जैसे बरसों से चलता हुआ आ रहा है। श्रीलंका, वहां पर कोई आप ये कह नहीं सकते कि पॉलिटिकल तरीके से वहां पर कोई
एस्टैब्लिशमेंट है जिसके साथ में भारत कोई बहुत मजबूती से आगे बढ़ सकता है। और वैसे भी श्रीलंका और ये सब जो है चीन के हाथों एक तरीके से कर्जे में जा ही चुके हैं। भूटान हो तो भूटान भी बीच बीच में आंखें दिखा देता है, नेपाल है वो नेपाल भी बीच बीच में आंखें दिखा देता है। बांग्लादेश एक मजबूत इस वक्त में जो है वो साझेदार हो सकता है अगर पड़ोसी मुल्कों की अगर बात करें आप। लेकिन बांग्लादेश में भी अभी जो नई सरकार बनी है वहां पर या बनने जा रही 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। तारिक रहमान, तो तारिक रहमान के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि तारिक रहमान की जो पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी को जबरदस्त तरीके से बहुमत जो है हासिल हुआ है। ये बांग्लादेश के चुनाव के नतीजे आप देखिए, तारिक रहमान वहां पर जीते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उनकी पार्टी है और इसको 212 सीटें मिली हैं। कुल 299 सीटों पर चुनाव हुए, 300 कुल सीटें वहां पर, एक सीट पर निधन हो गया था किसी का, इस वजह से वहां पर चुनाव नहीं हुए। 299 में से 212 यानी 2/3 बहुमत जो मिला है। दूसरे नंबर पर जमाते इस्लाम दूसरे नंबर पर रही है, इसको करीब 77 सीटें मिली है। और अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी थी उसको चुनाव से पहले ही बैन कर दिया गया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनके कारण ही बांग्लादेश के अंदर बवाल मचा था। अब ऐसे में जो ये एक गैप है बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद में, अब तारिक रहमान उनके हाथ में बागडोर जा रही है, तो शेख हसीना और उनकी पार्टी के साथ में हमारे मजबूत और अच्छे रिश्ते रहे, ये कहा जा सकता है। और इसी वजह से जो है वो शेख हसीना भारत में भी है आज। लेकिन अब ये जो तारिक रहमान है, ये तारिक रहमान, इन्होंने चुनाव के अंदर एक नारा दिया था, नो दिल्ली नो पिंडी। अब यहीं से आप समझिए कि इनकी जो राजनीति है वो क्या है। और जब किसी भी नेता के पास में किसी भी मुल्क में जब प्रचंड बहुमत आ जाता है तो वो नेता एक तरीके से आप ये कहिए कि फिर स्टीयरिंग पर आ जाता है और वो कुछ कुछ हद तक तय करने लगता है कि वो किसके साथ में जाएगा। बांग्लादेश को लेकर के पाकिस्तान का इस वक्त में क्या रुख रहेगा, भारत का क्या रुख रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता रहा और इसीलिए इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े भी करवाए थे कि भारत को 2 मोर्चों पर लड़ाई ना करनी पड़े। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हालात बिगड़े, उसके बाद में बहुत सारी बातें सामने आई, फिर वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए गए, अल्पसंख्यकों के ऊपर, और अब तारिक रहमान उनके शपथ ग्रहण समारोह में अगर भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ा नेता पहुंचता तो शायद ये कहा जा सकता था कि भारत की तरफ से भी एक बड़ी पहल हुई है, भारत ने भी एक बड़ा हाथ जो है वो दोस्ती का बढ़ाया है। हालांकि नरेंद्र मोदी कम ही अलग अलग जो है वो देशों के शपथ ग्रहण समारोह में गए हैं, लेकिन बांग्लादेश कुछ खास है हमारे लिए। और जब अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हो रही है और अमेरिका के साथ में ट्रेड डील में अमेरिका ये कह रहा है कि बांग्लादेश से हम वहां के गारमेंट्स मंगवाएंगे, वो भी 0% टैरिफ पर, और ऐसे में हमारी जो कपास बांग्लादेश में जाती रही है वो कपास बांग्लादेश नहीं खरीदेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ करके मौके की नजाकत ये कहती थी कि आपको तारिक रहमान को एक खास तवज्जो देनी चाहिए थी, एक नया रिश्ता जो स्थापित करना चाहिए था। और आपके रिश्ते कब किसके साथ में कैसे रहे हैं और रिश्ते फिर कब किसके साथ में कैसे होंगे, समय समय पर चीजें बदलती रहती है। तारिक रहमान का जैसे मैंने बताया कि नो दिल्ली नो पिंडी जो उनका ये नारा था चुनाव के अंदर, वो एक तरीके से बता रहे थे कि भाई हम किसी को मास्टर नहीं मानने वाले हैं, ना चीन को मास्टर मानेंगे, ना अमेरिका को मास्टर मानेंगे, ना भारत को मास्टर मानेंगे, ना पाकिस्तान को मास्टर मानेंगे। हालांकि वैसे तो बांग्लादेश कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है या इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को मास्टर ना माने, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनाव में अपने अंदाज में जो बातें कही, और अब वो क्या कुछ करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भारत को लेकर के और भारत में जिस तरीके से अब उन्होंने खास तौर पर नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने का न्योता भेजा, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अब इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को आगे कितना बढ़ाया जा सकता था, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यहां पर ओम बिरला साहब को भेजा जा रहा है, स्पीकर को जो है भेजा जा रहा है। देखिए स्पीकर नो डाउट एक बड़ा पद है भारत के अंदर भी, लेकिन वो स्पीकर आज की तारीख में सवालों के घेरे में खुद खड़े हुए। क्या दुनिया इस बात को नहीं जानती है कि जिस स्पीकर को आप भेज रहे हैं उस स्पीकर के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। देखिए डिप्लोमेसी के अंदर
हर एक छोटी बात उसके मायने होते हैं। कहीं पर कोई लेटर भी लिखा जाता है तो कहां कोमा लगाया गया है, कहां फुल स्टॉप लगाया गया है और कहां किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक एक चीज के जो है वो मायने निकाले जाते हैं। कौन लेटर देने के लिए आ रहा है यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब डिप्लोमेसी इस तरीके से चलती है और डिप्लोमेसी में आपको कुछ बड़ा दिखाने की जरूरत होती है, तो तारिक रहमान के साथ में क्या वाकई रिश्ते और मजबूत करने की दिशा में कवायद हो सकती थी, या फिर आपने एक ऐसे स्पीकर को वहां पर भेजा है जो स्पीकर खुद अभी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे, जो देश की संसद में नहीं आ पा रहे हैं, वो बांग्लादेश में जा रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश के आने वाले प्रधानमंत्री तारिक रहमान क्या इसको सही मानेंगे? हालांकि उनके पास में उनको बांग्लादेश के अंदर आप ये कह सकते हैं कि साबित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जो वहां पर अभी संघर्ष हुआ उस संघर्ष से जो पार्टी निकल करके सामने आई वो भी पिछड़ गई एक तरीके से। तो अब उनके सामने एक चुनौती ये है कि वो बांग्लादेश में कैसे शांति स्थापित करेंगे, बांग्लादेश को कैसे प्रगति के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। और बांग्लादेश में 2024 से करीब 1-1.5 साल जिस तरीके से अगस्त 2024 में जो है वो हिंसा की शुरुआत होती है, वहां पर शेख हसीना को छोड़ करके निकलना पड़ता है बांग्लादेश को, हेलीकॉप्टर लेकर के वो आ गई वहां से। तो अब जो है वो तारिक रहमान किस तरीके से लेकर के जाएंगे आगे, और भारत उसमें क्या रोल निभाएगा या भारत के साथ में उनका क्या रवैया रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ऐसे में मुझे लगता है कि ओम बिरला को भी इस कड़ी में जोड़ करके रखना चाहिए। अब जरा ओम बिरला साहब पर बात कर लेते हैं। ओम बिरला साहब, उन पर वोटिंग होगी 9 तारीख को। ये बयान है किरण रिजिजू साहब का, उन्होंने कल ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि 9 तारीख को यानी संसद के अंदर बजट सत्र का जब दूसरा सेशन होने वाला है 9 मार्च से 2 अप्रैल तक, जब ये दूसरा बजट सेशन स्टार्ट होगा तो जो है वो चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के। पहले ही दिन 9 मार्च को चर्चा होगी और 9 मार्च को जब ये चर्चा होगी तो उसमें पहले इस तर्क दिए जाएंगे, अपनी बहस होगी एक तरीके से, और उसके बाद में वोटिंग होगी। लेकिन वोटिंग के लिहाज से बीजेपी बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है। अगर अकेले बीजेपी की बात करें तो 240 सीटें हैं बीजेपी के पास में। मोदी जी बैसाखियों के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश नायडू के सहारे वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और ऐसे में अगर नीतीश नायडू या कोई उनका सहयोगी दूसरी तरफ चला गया, या फिर नंबर जो चाहिए 292 जो सरकार के पास में आज हैं, 292 में से अगर कुछ कम हो गए तो सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। इसलिए सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, इसलिए सरकार की तरफ से जो है वो इसको लेकर के कहा जा रहा है कि भाई आप हंगामा नहीं करेंगे, विपक्ष को कहा जा रहा है, और अगर आपने हंगामा किया तो हम गिलोटिन का सहारा लेंगे। अब ये गिलोटिन क्या है? गिलोटिन जैसे आपने देखा होगा संसद के अंदर कई बिल पास होते हैं, ध्वनि मत से पास होते हैं। अब ध्वनि मत का मतलब ये होता है कि वहां पर वोटिंग नहीं होती है, केवल स्पीकर साहब जो है वो ये कह देते हैं कि कितने लोग इस बिल के पक्ष में हैं, हाँ कहने वाले हाँ कहें, ना कहने वाले ना कहें, मेरा निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ और ये बिल पास हो गया। ये ध्वनि मत होता है। इसी तरीके से जब विपक्ष अगर किसी स्पीकर को हटाने के लिए वोटिंग होती है और उस वोटिंग में अगर हंगामा हो जाता है तो फिर ये सरकार के हाथ में है कि सरकार इस पर गिलोटिन भी करवा सकती है। गिलोटिन यानी सामूहिक मतदान भी करवा सकती है। कुल मिलाकर के ध्वनि मत जैसा ही आप समझिए इसको। तो यानी सरकार, और जाहिर सी बात है जब जरा सा भी सरकार को लगेगा कि हाँ माहौल बिगड़ रहा है, और मुझे लगता है कि जब ये इशारा आज कर दिया गया है, आज जब हम बात कर रहे हैं 16 फरवरी को, तो आज जब ये इशारा कर दिया गया है तो इसका मतलब आप तय मान करके चलिए कि गिलोटिन से ही होगा। हालांकि वैसे भी ओम बिरला को हटाने का नंबर नहीं था, लेकिन अगर नंबर सामने आ जाते, अगर नंबर से वोटिंग होती, इंडिविजुअली अगर वोटिंग होती, तो फिर उस वोटिंग में पता चल जाता कि सरकार के खेमे में कितने पत्ते हैं, सरकार के पास में कितने नंबर हैं, सरकार के पास में कितने सांसद हैं, ये साफ हो जाता। और सरकार के कितने लोग इस पर साथ हैं, विपक्ष के कितने लोग इस पर साथ नहीं है, ये भी साफ हो जाता। हो सकता है कि सरकार अभी टीएमसी को लेकर के अपने साथ में साधने की कोशिश करे। एक दो जैसे कि ओवैसी ने इस पर साइन नहीं किए थे विश्वास प्रस्ताव पर, तो उनको भी साधने की कोशिश करे अपने साथ में, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि टीएमसी उनके साथ में जाएगी। और ये अभी जो दूसरा बजट सत्र आने वाला है,
9 मार्च से लेकर के और 2 अप्रैल तक ये जो बजट सत्र चलेगा, इस बजट सत्र के दौरान 4 राज्यों के चुनाव भी होंगे या फिर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आप यूं कहिए। पश्चिम बंगाल पहला, तमिलनाडु, केरल और असम, 4 जगह पर चुनाव होंगे। और इन चारों जगह पर चुनाव में जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी है और वो बीजेपी के साथ में तो कम से कम जाना पसंद नहीं करेगा। तो अगर वोटिंग की स्थिति आई तो ममता बनर्जी वो इंडिया गठबंधन के साथ में ही जाएंगी, आखिरी में ये भी तय है। और वैसे भी ममता बनर्जी के भतीजे ने कह दिया था कि हम ये पूरी तरह से जो है वो रणनीति के तहत हमने इस पर साइन नहीं किए, बाकी हम इंडिया गठबंधन में ही हैं, उनके साथ ही हैं। और वो भी सामना एक तरीके से करते ही हैं, जिस तरीके से ओम बिरला संसद के अंदर संसद को चलाने का काम करते हैं, तो वो भी इस बात में आप सब जानते हैं कि उनको कितना समय मिलता है। अब देखिए, एक तरफ जो है वो ये सारी बातें हैं, ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी खबरें हैं, ये सारे नंबर्स हैं जो हमारे सामने हैं। और जाहिर सी बात है, इन सारे नंबर्स को, सारी रिपोर्ट्स को दुनिया भी पढ़ रही है, बांग्लादेश के लोग भी पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के तारिक रहमान वो भी देख रहे हैं कि भाई एक आपने एक ऐसे आदमी को जो है वो भेज दिया। कुल मिलाकर के अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपके पड़ोस में जो है वो किसी की शादी है और पड़ोस में शादी में जो है वो आप खुद नहीं गए और आपने जो है वो घर की बहुओं को भेज दिया कि ठीक है भाई, हम तो जा नहीं रहे हैं, हमारी मूंछों का सवाल है, हम जाना नहीं चाहते हैं। और हमने बहुओं को भेज करके ये कह दिया कि ठीक है भाई, हमने कोई नाराजगी भी नहीं दिखाई खास तौर पर, और हमने जो है वो अपनी मूछें भी नीचे नहीं होने दी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जब नवाज शरीफ के जन्मदिन पर जाकर के केक कटवा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जब 2014 में नरेंद्र मोदी जीत करके आए थे उसके बाद की बातें हैं, तो जब वो पाकिस्तान के साथ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जब वो नए नए प्रधानमंत्री बनकर के आए थे तो पाकिस्तान के साथ में उन्होंने पींगे बहुत बढ़ाई, ये कहा जा सकता है। उनको अपने शपथ ग्रहण में भी बुलवाया था पाकिस्तान के लोगों को। तो फिर अब बांग्लादेश के साथ में क्यों नहीं? बांग्लादेश के क्रिकेटर को लेकर के बवाल मच जाता है, बांग्लादेश के क्रिकेटर को जो है वो हटाया जाता है और उसके बाद में बांग्लादेश भारत के साथ में मैच खेलने के लिए तैयार नहीं होता, और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मैच खेल करके कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम हाथ नहीं मिला रहे। अरे आप हाथ नहीं मिला रहे, लेकिन करोड़ों रुपए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को यानी पीसीबी को जा रहे हैं, जिससे पूरे साल उनका क्रिकेट बोर्ड चल सकता है। आप क्यों मैच खेल रहे हैं उनके साथ में? तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को सोचनी होगी कि क्या आप सही दिशा में हैं या आप उल्टी दिशा में बह रहे हैं। और जो राजनीति है, क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति उसमें आड़े आ रही है? क्योंकि अगर वो यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में चले जाते तो फिर भाजपा के लोग या भाजपा के खास तौर पर उत्तर प्रदेश के कई सारे बीजेपी के पूर्व विधायक जो बवाल कर रहे थे, शाहरुख खान को देशद्रोही गद्दार घोषित कर रहे थे, फिर वो नरेंद्र मोदी साहब को क्या कहते कि नरेंद्र मोदी तो खुद ही चले गए वहां पर। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी, सुननी, समझनी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने से भारत के साथ में कैसे रिश्ते होंगे, और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे हैं, जिनके साथ में बहुत मारपीट की, हिंसा की खबरें बार बार सामने आई, उनके साथ में वहां पर किस तरह का व्यवहार किया जाता है, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल ओम बिरला जी जा रहे हैं और ओम बिरला जा करके वहां पर क्या कुछ नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर के जाएंगे, वहां पर क्या संदेश देंगे, और इनके जाने से भारत का वजन हल्का होगा या भारी होगा, ये तो वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।